हेलो एवरीवन, मुथूट माइक्रोफोन के क्वार्टर वन के रिजल्ट आ गए हैं। तो आज इस एनबीएफसी का हम लोग क्वार्टर वन के रिजल्ट का डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ में हम लोग यहाँ पे रिस्क और वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे ताकि सभी इन्वेस्टर्स को हेल्प मिल सके एक अच्छे से इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग करने में। तो इस डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले एक बार हम लोग ये जान लेते हैं कि इस एनबीएफसी की मैनेजमेंट की तरफ से FY 27 के लिए अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रोथ करने का गाइडेंस था। तो फर्स्टली बात कर लेते हैं एयूएम ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो मैनेजमेंट ने यहाँ पे बहुत ही कंजर्वेटिवली गाइडेंस दिया था, लगभग 12 से 15% के आसपास में अपनी लोन बुक को ग्रोथ करने का गाइडेंस दिया था। जब मैनेजमेंट से क्रॉस क्वेश्चन पूछा गया कि आपका तो पिछले कुछ सालों के अंदर 2-3 साल के अंदर लोन बुक ग्रोथ यहाँ पे लगभग 20 से 25% के आसपास ग्रो हुई है, तो आप इतना कंजर्वेटिवली गाइडेंस क्यों देते हो? तो मैनेजमेंट का क्लियरली था क्वार्टर 4 की कॉन कॉल के अंदर कि हम लोग यहाँ पे जो गाइडेंस देते हैं उसको हमेशा ओवर अचीव करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे गाइडेंस को ओवर अचीव करने के पर्सपेक्टिव से एक कंजर्वेटिव गाइडेंस देना यहाँ पे ज्यादा यू कैन से प्रीफर करते हैं। एंड यदि बात करें क्रेडिट कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हमारा क्रेडिट कॉस्ट लगभग 2.7 से 3% के आसपास में रहेगा। यदि बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 12% के आसपास में रहेगा। एंड मैनेजमेंट ने साथ में ये भी बोला था कि हम लोग यू कैन से माइक्रो फाइनेंस का जो जेएलजी वाला कैटेगरी वाला लोन है, उसको यू कैन से कम प्रीफर करके जो नॉन जेएलजी वाली कैटेगरी है उस पर ज्यादा फोकस करने का टारगेट कर रहे हैं। लाइक आपका इंडिविजुअल लोन हो गया, कुछ यू कैन से लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वाला पार्ट हो गया, गोल्ड लोन हो गया, उस पर ज्यादा फोकस करने का टारगेट कर रहे हैं। ऑल्दो उस पे यू कैन से नॉन जेएलजी पे यू कैन से सिक्योर्ड लेंडिंग पे फोकस करने से मे बी नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे यू कैन से यहाँ पे थोड़ा इंपैक्ट आ सकता है। बट एक बार देखते हैं जो गाइडेंस था हमने वो डिस्कस किया, अब एक बार देखते हैं कि क्वार्टर वन के अंदर एक्चुअल में डिलीवरी किस तरह से हुई है और एक बार अच्छे से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं गिवन गाइडेंस वर्सेस एक्चुअल डिलीवरी। तो यहाँ पे जो कंपनी की तरफ से इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई है, एक बार मैं उसको स्क्रीन पे प्रेजेंट कर देता हूँ ताकि हमें क्लैरिटी मिल जाए, लाइक यहाँ पे किस तरह से नंबर आए और उसके ऊपर डिटेल में एनालिसिस कर सके, राइट। तो आई थिंक स्क्रीन पे आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा। तो फर्स्टली बात कर लेते हैं लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो इनका वाई ऑन वाई लोन बुक ग्रो किया 18% के आसपास में, बहुत अच्छी बात है। जो गाइडेंस था उसको यहाँ पे आउट परफॉर्म किया है। बात करें फ्रेश डिसबर्समेंट के पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पे वाई ऑन वाई 48-49% के आसपास का डिसबर्समेंट यहाँ पे ग्रो किया है। क्यून की बेसिस पे यहाँ पे लाइक नेगेटिव ग्रोथ हुई डिसबर्समेंट के अंदर। एंड यदि बात करूं आपका कलेक्शन एफिशिएंसी के पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पे कलेक्शन एफिशिएंसी भी क्यून की बेसिस पे इंप्रूव हुई है 1.54% के आसपास में और अभी लगभग 98% के आसपास में इनका कलेक्शन एफिशिएंसी ओवरऑल चल रहा है। बात करूं ग्रोस एनपीए के पर्सपेक्टिव से, एसेट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से, तो इनका ग्रोस एनपीए क्यून की बेसिस पे अराउंड 19 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हुआ है एंड अभी कितना आया है 3.70% के आसपास में। मतलब क्यून की बेसिस पे इनका एसेट क्वालिटी भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर है, बहुत अच्छी बात है। यदि बात करूं कलेक्शन एफिशिएंसी एक्स बकेट के पर्सपेक्टिव से, तो वहां पे लगभग 99.89 मतलब 99.90% के आसपास इनका एक्स बकेट वाला कलेक्शन एफिशिएंसी चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। बाकी कुछ और पैरामीटर के बारे में देख लें तो इनका प्रॉफिट आया 81 करोड़ रुपीस के आसपास इनका पैट आया है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन का 12% के आसपास में आया है। क्यून बेसिस पे 1 बेसिस पॉइंट का डिप है, ऐसे कोई बड़ा डिप नहीं है। ओपेक्स रेशियो इनका लगभग 6.3% के आसपास में है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो इनका लगभग 54% के आसपास में है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो के अंदर इनका क्यून बेसिस पे 48 बेसिस पॉइंट से इनका यू कैन से इंक्रीज हुआ, इनका कॉस्ट इंक्रीज हुआ है। और हाँ, आपका क्रेडिट कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इनका क्रेडिट कॉस्ट है 2.6% के आसपास में और ये यहाँ पे क्यून बेसिस पे 26 बेसिस पॉइंट से इंप्रूवमेंट यहाँ पे दिखाई पड़ा है। मतलब लगभग लगभग 2.9% के आसपास 2.9% के आसपास क्रेडिट कॉस्ट था क्वार्टर 4 FY 26 के अंदर, वो इंप्रूव हो गया आपका क्वार्टर 1 के अंदर। और बात करें रिटर्न ऑन एसेट के पर्सपेक्टिव से, लगभग 2.3% के आसपास में डिलीवर हुआ है और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो लगभग 11% के आसपास में डिलीवर हुआ है। तो मतलब जो मैनेजमेंट का गाइडेंस था आपका FY 27 के लिए क्वार्टर 1 के अंदर मैक्सिमम गाइडेंस को यहाँ पे लाइक यू कैन से अच्छे से अचीव करते हुए नजर आ रहे हैं। भले ही बात करो लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से या फिर बात करो आपका क्रेडिट कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से, तो और आपका लाइक एसेट क्वालिटी इनका इंप्रूव हुआ ही है और रिटर्न इक्विटी का भी 12% का इनका आरओई का गाइडेंस था, लगभग 11% तो अचीव कर लिया क्वार्टर 1 के अंदर ही और मे भी आगे जाके और अच्छे से ये लोग अचीव कर सकते हैं। अब कुछ जो इंपॉर्टेंट स्लाइड्स एक बार उनको मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ जहाँ पे हमें कुछ ऑपरेशनल पैरामीटर्स उन स्लाइड्स के अंदर अच्छे से दिखाई पड़े, एक बार उनको मैं अच्छे से गो थ्रू कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यदि इस स्लाइड की बात करें तो इनका आई थिंक इन लोगों का कहना है कि इनका जो लाइक इसमें एयूएम का ब्रेकअप दे रखा है इन लोगों ने, एक आपका सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड का ब्रेकअप दे रखा है। तो इनका जो करंटली एयूएम है लगभग आपका 14,457 करोड़ रुपए के आसपास में, उसमें से लगभग 219 करोड़ रुपए का एयूएम इनका अभी सिक्योर्ड वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है। आई थिंक आप कह दो कितना परसेंट होगा, लगभग वही, अभी तो बहुत कम है अभी ओवरऑल लोन बुक का, तो मतलब यू कैन से सिक्योर्ड का पार्ट तो बहुत ही कम है अभी। एंड यदि लाइक बात करूं लाइक जीन लाइक एसेट क्वालिटी की वजह से हमने बात कर ली है, लाइक इनका एसेट क्वालिटी बहुत खराब था FY 25 में, तो उसके बाद से क्वार्टर से लाइक उनसे FY 26 में थोड़ा बहुत क्वार्टर 2 से इंप्रूवमेंट फीस के अंदर आया, फिर अभी थोड़ा और अच्छे से इंप्रूव होता हुआ यहाँ पे दिखाई पड़ा है। जो अपने बाकी के जो माइक्रो फाइनेंस वाली जो एनबीएफसी है सभी के लिए मैंने यही ट्रेंड देखा, तो ऐसे इसमें भी कोई कुछ डिफरेंस नहीं है। कलेक्शन एफिशिएंसी बिल्कुल भी इनका बहुत अच्छे वाले ट्रेजेक्टरी के अंदर जा रहा है। 99.96% था इनका क्वार्टर 1 FY, सॉरी 99% तो इनका था ही नहीं, लाइक इनका तो FY
4 में या फिर FY25 के फर्स्ट सेकंड क्वार्टर के अंदर इनका कलेक्शन एफिशिएंसी 100% के आसपास में था। उसके बाद अभी वापस इनका 99.90% के आसपास में इनका एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी पहुंचा है। तो मतलब जो इनके पुराने एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी था उसको यहाँ पे इन लोगों ने अचीव कर लिया, बट ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी की बात करें तो यहाँ पे कभी नहीं दिखाई दिया। लास्ट के लगभग यहाँ पे काफी क्वार्टर के बारे में बताया गया, FY25, FY26 और FY27 का फर्स्ट क्वार्टर। तो यहाँ पे आई थिंक फर्स्ट टाइम 97 पॉइंट मतलब 98% ही मान लो इसको, फर्स्ट टाइम 98% का कलेक्शन एफिशिएंसी इनका आया है। मतलब यू कैन से रोबस्ट नंबर यहाँ पे दिखाई पड़ा है। तो इनका जो फोकस था नॉन जेएलजी कैटेगरी पे फोकस करने का, उसके कारण यहाँ पे लाइक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ा इनका यू कैन से कलेक्शन एफिशिएंसी वाले पार्ट में। एंड यदि बात करूं कुछ और मेजर पैरामीटर्स के बारे में, तो लेट मी चेक। यस, ग्रॉस एनपीए का वैसे बात कर लिया, इनका एक बार वो नंबर देख लेते हैं 30 प्लस डीपीडी नंबर के बारे में। तो इनका जो 30 प्लस डीपीडी का नंबर है ना, लाइक वो भी यहाँ पे बिल्कुल अभी आई थिंक इंप्रूवमेंट फेज के अंदर है, राइट। 2.7% था क्वार्टर 4 में, अभी इंप्रूव होकर 1.7% के आसपास में आ गया है। और 90 प्लस डीपीडी मतलब जो आई थिंक वो तो नेट एनपीए का नंबर है ऑलरेडी। आई थिंक सॉरी इनका जो 31 से 90 के बीच का डीपीडी का नंबर है ना, वो भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर दिखाई पड़ रहा है। मतलब अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर भी यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि एसेट क्वालिटी स्टेबल दिखाई पड़ सकती है। बट अगेन लाइक ये आपको भी पता है अनसिक्योर्ड लेंडिंग है, तो कभी भी यदि सपोज रूरल इंडिया की लेट्स से इनकम पे इंपैक्ट होता है और कुछ दिक्कत आती है, लाइक यू कैन से मानसून सही नहीं जाता है, तो उस टाइम पे लाइक जो माइक्रो फाइनेंस वाले एनबीएफसी होती है उनके धंधे पे इंपैक्ट आता है, राइट। ये स्लाइड मेरे को बहुत अच्छी लगी इस पूरे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर। इन लोगों ने अपना जो गाइडेंस था ना उसको रिवाइज कर दिया और वो अपवर्ड ट्रैजेक्टरी के अंदर रिवाइज किया है, राइट। अब देखो यार इनका लोन बुक ग्रोथ का गाइडेंस था 12 से 15% के आसपास का, क्वार्टर 1 में डिलीवरी करी मतलब 18% का डिलीवरी किया है। यहाँ पे लाइक स्टार लगा के 12.9% एनुअलाइज रेट लगाया इन लोगों ने, बट ठीक है क्वार्टर 1 के अंदर लाइक 18% का ग्रोथ किया है। एंड अभी गाइडेंस रिवाइज कर दिया 18 से 20% के आसपास में, बहुत अच्छी बात है। मतलब जो इनका पहले की गाइडेंसेज हुआ करते थे और डिलीवरी दिया करते थे 20-25% के आसपास में लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, उसको यहाँ पे डिलीवर करते हुए नजर आ रहे हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन का जो इनका गाइडेंस था लगभग 12 से 12.5% के बीच का, उसको लगभग सिमिलर सही रखा है। और ऑपरेटिंग कॉस्ट का गाइडेंस भी लगभग सिमिलर सही रखा है। क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस को इन लोगों ने इंप्रूव कर दिया, 2.7% था लोअर रेंज, उसको और बेटर करके 2.5% कर दिया है। रिटर्न ऑन एसेट का गाइडेंस भी लगभग यू कैन से सिमिलर सही रहा है, लाइक हायर रेंज थोड़ी बढ़ा दी है 3.3% के आसपास में। रिटर्न ऑन इक्विटी का गाइडेंस इन लोगों ने अच्छा खासा इंप्रूव किया है, 12 से 15% के आसपास का था, उसको बढ़ा के 12 से 18% का कर दिया। दैट्स अ ग्रेट थिंग है। मतलब यहाँ पे साफ-साफ दिखाई पड़ रहा है कि एनबीएफसी FY27 के सभी क्वार्टर्स के अंदर, अगले 3 क्वार्टर्स के अंदर भी ये एक्सपेक्ट कर रही है कि इनका धंधा और इंप्रूवमेंट फेज के अंदर जाएगा और अच्छे से यू कैन से सारे हमारे ऑपरेशनल पैरामीटर्स यहाँ पे अच्छे से इंप्रूव होंगे। ये बहुत अच्छी बात है। ये स्लाइड मेरे को बहुत अच्छी लगी इस पूरे यू कैन से इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर, जहाँ पे जो भी बिजनेसेस अपना यू कैन से गाइडेंस जहाँ पे इंप्रूव करते हैं, गाइडेंस अपवर्ड ट्रैजेक्टरी के अंदर रिवाइज करते हैं, वहां पे मार्केट उनको डेफिनेटली एक पॉजिटिव वे में लेता है और वहां पे यू कैन से एक बेटर यू कैन से वहां पे यू कैन से पॉजिटिविटी आती है धंधे को लेकर, राइट। और मैनेजमेंट यदि कॉन्फिडेंट अपने बिजनेस को लेकर तो डेफिनेटली वो क्यों नहीं अपना अपना जो गाइडेंस है धंधे का उसको इंक्रीज करेगा, राइट। लास्ट की एक स्लाइड और देख लेते हैं, नेटवर्थ के पर्सपेक्टिव से बात कर लेते हैं। तो यार इनका नेटवर्थ अभी लगभग वही 2939 मतलब 2940 करोड़ रुपीज के आसपास का है। तो यार देखो यार FY25 में लॉस हुआ था इनको, ओवरऑल नेट लॉस हुआ था ना, आई थिंक 200 करोड़ रुपीज के आसपास का। तो इनका नेटवर्थ 280 करोड़ मतलब 2804 करोड़ रुपए का था FY24 के बाद में। उस टाइम पे इनका क्यूआईपी से मतलब आईपीओ आया था, आईपीओ से इन लोगों ने जो फंड रेज किया था उसके बाद इनका जो नेटवर्थ बन गया था लगभग 28 से 4 करोड़ रुपए के आसपास का। FY25 में लॉस बुक किया था इन लोगों ने, तो इनका नेटवर्थ घट गया और उसके बाद में फिर से प्रॉफिट जनरेट करने लगी थी वाली एनबीएफसी, तो इनका नेटवर्क फिर से बढ़ गया। तो सीधी सी बात है, माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट के अंदर जब आप लॉस बुक करोगे तो आपका नेटवर्क भी घटेगा, तो आपका बुक वैल्यू पर शेयर भी घटेगा। तो उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वो भूलना नहीं है हमें। यदि आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जनरेट करोगे तभी आपका नेटवर्क बढ़ेगा, तभी आपका बुक वैल्यू पर शेयर बढ़ता रहेगा, राइट। तो ये चीज आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में भी इनका थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट फेज के अंदर दिखाई पड़ा है आपके क्वार्टर 1 FY27 के अंदर FY26 के कंपैरिजन में। एंड इनका कहना है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स हमारा 9.8% के आसपास बता रहे हैं, कुछ इन लोगों ने पैसा रेज किया होगा 9.8% के आसपास में, ठीक है। तो आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द नंबर्स हमने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करी है और राइट। तो आई थिंक चीजों को एक बार थोड़ा समराइज कर लेते हैं। तो लाइक ये हमने डिस्कस करने की कोशिश करी है कि मुथूट माइक्रोफिन के क्वार्टर 1 के रिजल्ट कैसे रहे। तो रिजल्ट बड़े अच्छे रहे एंड आपने तो देखा ही है कि मैनेजमेंट अपना गाइडेंस भी रिवाइज कर दिया अपवर्ड ट्रैजेक्टरी के अंदर। लाइक पहले इनका लोन बुक ग्रोथ का गाइडेंस वही 15% 12% के आसपास था, उसको बढ़ा के 18 से 20% के आसपास कर दिया। ये चीज मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि लाइक यहाँ पे इसका मतलब ये है कि यार मैनेजमेंट को यहाँ पे अपना धंधे को लेकर क्लैरिटी मिल गई है FY27 के पर्सपेक्टिव से। उनको जो ट्रेंड उनका खराब था वापस यू कैन से पॉजिटिविटी वाले फैक्टर में जा रहा था, तो वहां पे क्लैरिटी मिली मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट अपना गाइडेंस यहाँ पे अपवर्ड रिवाइज कर दिया है। एंड साथ में देखो ना जो रिटर्न ऑन इक्विटी का गाइडेंस वो 12 से 18% का कर दिया है। तो ऑल्दो ठीक है, रेंज बहुत बड़ी है, 18% का रिटर्न ऑन इक्विटी अचीव करना इट्स अ वेरी गुड थिंग,
बट अभी तो जो लोअर रेंज है 12% के आसपास में, तो हमारी जो आगे की कैलकुलेशंस होंगी वही लोअर रेंज के अकॉर्डिंग हम लोग करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज़ मे बी वी डोंट नो लाइक आगे जाके इनकी एसेट क्वालिटी खराब होगी, क्या होगा? फिर से यू कैन से प्रॉफिटेबिलिटी में डेंट आएगा कि नहीं आएगा? रिटर्न ऑन इक्विटी किस तरह से डिलीवर होगा? वहाँ पे यू कैन से थोड़ा अभी कंसर्न है, तो इनको एक बार लाइक बाद में देखना पड़ेगा। पर ठीक है, एक बार जो मैनेजमेंट ने कॉन्फिडेंस दिया धंधे को लेके, वो बहुत अच्छा लगा मेरे को यार। लाइक मैनेजमेंट यहाँ पे अपने धंधे को लेके बोल रहा है कि लाइक आगे जाके बड़े तोड़-फोड़ मचाएँगे हम लोग। बहुत अच्छा यहाँ पे यू कैन से धंधे की डिलीवरी करेंगे, और लोन बुक ग्रोथ का गाइडेंस तो बढ़ा ही दिया यार। लाइक मैं तो सोच रहा था यार 12 से 15% लोन बुक ग्रोथ करने वाली एनबीएफसी को मैं क्या ही लाइक कवर करूँ रिजल्ट सीजन के अंदर, बिकॉज़ मैं नॉर्मली उन्हीं धंधों को कवर करने की कोशिश करता हूँ, उन्हीं कंपनीज़ को कवर करने की कोशिश करता हूँ, जिनके अंडरलाइन बिज़नेस के अंदर लगभग 20% के आस-पास में या फिर 20% से ज़्यादा की बिज़नेस ग्रोथ रेट यहाँ पे डिलीवर होती है। बट जब मैं इनका रिजल्ट देखा, देन फिर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ा, तो आई रियलाइज़ कि यहाँ पे तो मैनेजमेंट गाइडेंस को अपवर्ड ट्रैजेक्टरी के अंदर रिवाइज़ कर रहा है। 18 से 20% के आस-पास का बिज़नेस ग्रोथ करने का यहाँ पे यू कैन से गाइडेंस दे रहा है, तो डेफिनिटली फिर इस कंपनी को कवर करना चाहिए। तो फिर मैंने इस कंपनी को यहाँ पे कवर करने का डिसाइड किया। तो ठीक है, लाइक एक बार इस कंपनी का थोड़ा रिस्क और वैल्यूएशन एनालिसिस करने की भी कोशिश कर लेते हैं। तो रिस्क एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से सबसे बड़ा फैक्टर यही होता है, जो मैंने पहले भी लाइक स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर या फिर किसी न किसी माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी के बारे में डेफिनिटली बोला ही होगा। यार एसेट क्वालिटी को लेके बहुत सारी अनसर्टेनिटी रहती है। मतलब ठीक है, साइकिल अच्छा हो गया, अभी अब चीजें अच्छी चल रही है। आगे जाके क्या ऐसा कोई नया इवेंट आ जाए, तो मे बी इनका एसेट क्वालिटी फिर से खराब हो सकता है। मे बी वो 3 क्वार्टर बाद में आए, 4 क्वार्टर बाद में आए, 5 क्वार्टर बाद में, हमें नहीं पता है। तो कभी भी लाइक माइक्रो फाइनेंस वाले एनबीएफसीज का, जिनका मेजॉरिटी ऑफ द लोन बुक आपका माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट से बिलोंग करता है, उनको लाइक ज्यादा डायरेक्टली यू कैन से टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि यार इनका हमेशा एसेट क्वालिटी अच्छा ही रहेगा, सारा साइकिल सही रहेगा। तो यार स्ट्रक्चरल बिजनेस ग्रोथ नहीं बोलूंगा मैं इस चीज को। जैसे हम लोग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के बारे में बात करते हैं ना, जहाँ पे 100% सिक्योर लेंडिंग होती है। लाइक जैसे मैंने इंडिया सिल्ड्रन फाइनेंस के बारे में बात किया था कि लाइक उसका मैनेजमेंट टारगेट करा गया है 30 तक 30,000 करोड़ रुपीस को लोन बुक अचीव करने का, और लोन बुक ग्रोथ रेट का ट्रेजेक्टरी बता रहा था 25 से 30% के आसपास में। तो वहाँ पे यू कैन से बिजनेस को लेकर सर्टेनिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी दिखाई पड़ती है। तो वहाँ पे जो हमारी आगे की कैलकुलेशन होती है ना, यू कैन से नेटवर्क कितनी बन जाएगी इस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की, कितना हो जाएगा, उस पे क्लैरिटी आ जाती है। और नॉर्मली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जहाँ पे 100% सिक्योर लेंडिंग होता है, वहाँ पे जो उनका एसेट क्वालिटी होता है, ग्रॉस एनपी होता है, वहाँ पे प्लस माइनस 20 30 40 बेसिस पॉइंट के आसपास का यू कैन से ऊपर नीचे होता रहता है, बट ऐसा कोई बड़ा डेंट नहीं आता है कि यू कैन से उस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी गायब हो जाएगी या फिर लॉस मेकिंग बन जाएगी। हाँ, प्रॉफिट का ग्रोथ रेट हो सकता है जो 35% हो रहा था, 30% हो रहा था, मे बी वो 20% के आसपास आ सकता है, 25% के आसपास आ सकता है, 18% के आसपास आ सकता है, बट वहाँ पे प्रॉफिट की ग्रोथ रेट गायब नहीं हो जाएगी, राइट? तो वहाँ पे क्लैरिटी होती है, वहाँ पे यू कैन से प्रेडिक्टेबिलिटी होती है, बिजनेस को लेके सर्टेनिटी होती है। बट माइक्रो फाइनेंस वाले केस के अंदर हमें वो प्रेडिक्टेबिलिटी, सर्टेनिटी यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ती है। हाँ, जब तक साइकिल अच्छा है, तब तक चीजें अच्छी है, तब तक आपका रिटर्न रेशियोज भी अच्छे हैं, आपकी एसेट क्वालिटी भी अच्छी है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छी है। बट जब आपका साइकिल खराब हो गया, तो फिर मार्केट बहुत खतरनाक तरीके से पनिशमेंट भी देता है। तो जो लोग मतलब साइकिल को प्ले करना चाहते हैं, फिर उनको लाइक जो भी माइक्रो फाइनेंस की जो एनबीएफसी है, उनकी कॉन कॉल को ट्रैक करना पड़ेगा एक्टिवली। आपने कॉन कॉल को ट्रैक किया, आपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को रीड किया, एसेट क्वालिटी में दिक्कत लगी, और यदि मैनेजमेंट वहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है कॉन कॉल में कि हाँ यार स्ट्रक्चरल दिक्कत आ गई है, साइकिल खराब होते जा रहा है, आगे जाके दिक्कतें देखने को मिलेंगी, दैट विल बी द राइट टाइम टू यू कैन से अपना कैपिटल वहां से विड्रॉ करने का। अदरवाइज हो सकता है नेक्स्ट 2 3 4 महीने के अंदर, नेक्स्ट एक और क्वार्टर का रिजल्ट का इंतजार करोगे, तब तक यू कैन से वहां पे ऊपर का 20 30 35% के आसपास का कैपिटल आपका गायब हो चुका होगा। तो वही मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इट्स नॉट ए स्ट्रक्चरल बिजनेस जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हाँ सर्टेनिटी प्रेडिक्टेबिलिटी को देखे, बट हाँ जो साइकिल को प्ले करना चाहते हैं, फिर उनको वो साइकिल अच्छे से एक्टिवली ट्रैकिंग करके ही प्ले करना पड़ेगा। तो आई थिंक ये आप बात समझ गए होंगे कि यार यहाँ पे एक सबसे बड़ी रिस्क ये नजर आती है एसेट क्वालिटी वाली, राइट? तो हमने रिस्क के पर्सपेक्टिव से बात करी है। अब एक बार इस एनबीएफसी का एक वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश कर लेते हैं। ऑल्दो जो अनसिक्योर्ड एनबीएफसीज होती है, अनसिक्योर्ड लैंडिंग करने वाली जो एनबीएफसीज होती है, उनका वैल्यूएशन एनालिसिस करने में मेरे को उतना कंफर्ट नहीं आता है। बट अगेन लाइक मैंने जो एक सीरीज स्टार्ट करी कि जो भी एनबीएफसी या फिर बैंक्स वाली जो भी कंपनीज हैं, उनका यू कैन से हम लोग नेक्स्ट बुल मार्केट के पर्सपेक्टिव से यू कैन से वैल्यूएशन एनालिसिस एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। यदि मैं नहीं करूंगा तो आप लोग यू कैन से फिर कमेंट में पुट अप करोगे, आपने वैल्यूएशन एनालिसिस नहीं किया। तो ठीक है, मैं कर देता हूँ, बट गिवन द कंडीशन, मतलब उस वैल्यूएशन एनालिसिस के 2 3 फैक्टर हैं, कंडीशनल एनालिसिस है वो। यार आपका एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट फेज के अंदर ही होना चाहिए, आपका खराब नहीं होना चाहिए, साइकिल खराब नहीं होना चाहिए। यदि साइकिल खराब हो जाएगा तो आप लॉस मेकिंग बनोगे, लॉस मेकिंग बनोगे तो आपका बुक वैल्यू का ग्रोथ रेट नहीं आएगा और आपका रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं बनेगा, राइट? और फिर मार्केट आपको रिलेटिंग भी नहीं देगा, रिलेटिंग की जगह आपको पनिशमेंट देगा, जो दिया पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर आपने देखा ही होगा। तो ये सारी कंडीशन अप्लाई है यहाँ पे अनसिक्योर्ड लैंडिंग वाले एनबीएफसीज पे, राइट? ठीक है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। यार देखो यार, इनका करंटली जो प्राइस टू बुक रेशियो लगभग 1.3 के आसपास में है। मैनेजमेंट ने यहाँ पे जो गाइडेंस दिया रिटर्न ऑन इक्विटी का 12 से 18% के आसपास का दिया, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि लाइक एफआई 27 के अंदर मे बी यू कैन से 12 13 14% के आसपास का आरओई डिलीवर कर देंगे, और मे बी एफआई 28 के अंदर मे बी जो उन्होंने जो गाइडेंस दिया अपर रेंज वाला, वो मैं ले लेता हूँ एफआई 28 के पर्सपेक्टिव से, राइट? तो एक बार देखते हैं बुक वैल्यू की ग्रॉस रेट कितनी होती है। एसेस में देख रहा था इनका कोई एसेस कोई डिविडेंड तो नहीं आया अभी, बट ठीक है,
तो उनका बुक वैल्यू का ग्रोथ रेट या फिर कंपनी का जो नेटवर्क का ग्रोथ रेट है रिटर्न ऑन इक्विटी के अकॉर्डिंग ही कंसीडर करना पड़ेगा। तो एफआई 27 के लिए यू कैन से 1 पॉइंट मतलब 13-14% का ले लो। एफआई 28 के लिए यदि मैं 16-17% का लेता हूँ तो इनका बुक वैल्यू का ग्रोथ रेट लगभग यू कैन से 35% से लेके 40% के बीच में यहाँ पे दिखाई पड़ता है। तो एक मेजॉरिटी फैक्टर ले सकते हैं 1.35 के आसपास का, यू कैन से बुक वैल्यू का ग्रोथ फैक्टर। एंड साथ में बात करें यदि वैल्यूएशन एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से बात करें तो लाइक जब बिजनेस सही डायरेक्शन जा रहा होता है, मैनेजमेंट गाइडेंस को अपवर्ड रिवाइज करता है और रिटर्न ऑन इक्विटी बेटर डिलीवर होती है। यदि आपका धंधे का ग्रोथ रेट अराउंड 20% उससे ज्यादा है और यदि आप लगभग 17, 18, 19, 20% के आसपास का रिटर्न ऑन इक्विटी डिलीवर करते हो तो आपको एक ठीक-ठाक वैल्यूएशन का रेटिंग मिल जाता है। तो यदि मैं नेक्स्ट बुल मार्केट पर्सपेक्टिव से बात करूं, मैं भी बुल मार्केट आए 1.5 साल के अंदर, तो उसके बेसिस पे यदि मैं देखने की कोशिश करूं तो देयर इज पॉसिबिलिटी इनका जो करंटली जो प्राइस टू पीवी रेशियो 1.3 के आसपास में है वो रीरेट होकर लगभग 2 के आसपास पहुंच सकता है। तो लाइक प्राइस टू पीवी रेशियो का एक्सपेंशन यू कैन से पॉसिबल लगभग 50% के आसपास में। ये जस्ट मैंने लाइक जो दोनों कैलकुलेशन यहाँ पे करी है, यू कैन से इनका धंधा का ग्रोथ रेट इंटैक्ट हो, एसेट क्वालिटी बेटर हो, अच्छे से अच्छी बने एंड साथ में ही लाइक इनका लाइक नेक्स्ट जो बुल मार्केट है उसके पर्सपेक्टिव से मैंने यहाँ पे पीवी रेशियो का एक्सपेंशन लिया है। तो यदि मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मैं फैक्टर निकल के आएगा, इनका मार्केट कैप का एक मल्टीप्लाई फैक्टर निकल के आएगा नेक्स्ट बुल मार्केट के पर्सपेक्टिव से। तो देखो यार दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करूं मैं, यदि 1.35 को 1.5 को तो मल्टीप्लाई करने में लगभग 2 के आसपास का फैक्टर यहाँ पे निकल के आता है। तो ओवरऑल यू कैन से लाइक ये जो मैंने यहाँ पे मार्केट कैप एक्सपेंशन का जो फैक्टर यहाँ पे ड्राइव किया है नेक्स्ट बुल मार्केट के पर्सपेक्टिव से, नेक्स्ट अराउंड 1.5-2 साल के पर्सपेक्टिव से, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें कंडीशनल है जो मैंने आपको पहले भी बताई है। अभी फिर से मैं रिवाइज करता हूँ समरी के रूप में। एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट फेज के अंदर होनी चाहिए, एसेट क्वालिटी स्टेबल होनी चाहिए। यदि एसेट क्वालिटी खराब हुई तो फिर ये सारी कैलकुलेशन की धज्जियां उड़ जाएंगी, कोई लॉजिक नहीं रहेगा, फिर ये सारी कैलकुलेशन फेल हो जाएंगी। मतलब जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करी वो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, वो सर्वमान्य सत्य नहीं है, वो कोई लोहे की लकीर नहीं है, ये कंडीशनल चीजें हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि यार ये मतलब चीजें यदि फ्यूचर में खराब होती हैं एसेट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से तो वो आपको चीजों को कंसीडर करना पड़ेगा, फिर ये कैलकुलेशन सारी फेल हो जाएंगी, साफ हो जाएंगी। समझ गए बात को आप? तो आई थिंक जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, वो आई थिंक आप तक समझ गए होंगे। तो ठीक है, ये लाइक मुथूट माइक्रो फाइनेंस के बारे में मैंने एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पर्सपेक्टिव आपको देने की कोशिश करी है। ये मेरी तरफ से ऐसा कोई स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बनाना है, पार्ट नहीं बनाना है। बिकॉज़ मैं बारी-बारी से आप लोगों को कहता रहता हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू एनी स्टॉक रिकमेंडेशन, राइट? मेरा हमेशा टारगेट इतना ही होता है कि मैं आप लोगों को सिखा दूं, इतना समझा दूं कि आप लोग भी अच्छे से सीख के एज ए इंडिपेंडेंट एक्टिव ग्रोथ इन्वेस्टर बन के खुद के पोर्टफोलियो का डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद से लेना स्टार्ट कर दो। तो ठीक है, यदि आपकी कोई क्वेरी क्वेश्चंस डाउट्स हैं तो डेफिनेटली आप मेरे को कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। आई विल ट्राई मैं आपके सारी क्वेरी क्वेश्चंस को वहां पे आंसर करने की कोशिश करूं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।